हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी 2023 के पेपर के बारे में। तो देखते हैं जो पॉलिटी और गवर्नेंस से जितने क्वेश्चन आए थे क्या वो इजी थे या जो है टफ थे। तो इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इस बार क्या हुआ कि ऑप्शन में एलिमिनेशन राउंड नहीं था, तो बहुत लोग इस बात को लेकर के डर गए और उन लोगों ने पेपर अच्छा नहीं कर पाया। तो देखते हैं कि रियल में क्वेश्चन बहुत टफ थे या ईजी थे। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की पॉलिटी के। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या एसेंस है। देखिए सिंपली ये चीज़ हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में, पॉलिटी में स्पेशली, ये अंडर आर्टिकल 14 आता है, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात होती है उसमें। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ही दो चीज़ें आती हैं। ये एक तो आता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये वाला, और एक आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंडर ये आ रहा है और ये तो इसका पार्ट ही है। अब बात बचती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ, तो नेचुरल जस्टिस इसमें यूज़ होता है, लेकिन इसका एसेंस ये नहीं है कि ये नेचुरल जस्टिस है, ये है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका सी। और ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो आप नहीं बोल सकते कि ये बहुत टफ क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है, इसीलिए ये पूछा गया है। इसमें पूछा है कि जो प्रिजनर से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, तो वो उसको जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है स्टेट गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करती है। ठीक है, प्रिजनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है रेगुलेट करती है, उसको मैनेज करती है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऐसा वो कैसे कर पाती है, तो ये प्रिजनर एक्ट होता है 1894, उसके तहत वो ऐसा करता है। उसमें बोला गया है कि जितने भी प्रिजनर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है सेकंड स्टेटमेंट, कि इस लॉ के अकॉर्डिंग उसको ये पावर दी जा रही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ये भी एक्चुअली न्यूज़ में था, थ्रू आउट द ईयर ये क्वेश्चन न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पज क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इसको तो देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन हमारा है कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉ। हाँ, ये चीज़ करता है, लेकिन ये चीफ पर्पज नहीं है। ठीक है, दूसरी बात फिर इसने बोला है कि पॉलिटिकल ऑफिस और गवर्नमेंट को, तो अकेला अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल ऑफिस और गवर्नमेंट को ही नहीं करता है, जुडिशली और सब चीज़ों को भी बताता है। ठीक है, तो तीन विंग को ये करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि सोशल जस्टिस, अरे यार ये भी ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, लेकिन ये उसका चीफ ऑब्जेक्टिव नहीं है, चीफ पर्पज़ नहीं है। चीफ पर्पज़ उसका क्या है कि गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड की जाए। अगर गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड रहेगी तो सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी और सोशल सिक्योरिटी सब आ जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड रहेगी तो ये सब चीज़ें अपने आप रेगुलेट हो जाएंगी और सही से बन जाएंगी। लॉ भी अपने आप आराम से बन जाएगा अगर गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है। गवर्नमेंट अगर अनआर्बिट्री है तो आप देखिए कि इनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना तो लॉ अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे चीप जो पर्पज़ है वो है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड होनी चाहिए, और वो लिमिटेड किससे होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करता है, किस चीज़ पे, फंडामेंटल राइट पे। तो अब देखिए जो फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आया था इसमें क्या आया था, 9th शेड्यूल की बात की गई थी। 9th शेड्यूल की बात की गई है इसमें। तो 9th शेड्यूल क्या था कि 9th शेड्यूल में यही था कि अगर आप कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल देते हो, वो चाहे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या नहीं करे, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। और ये लाया गया था किसके लिए, कि उस समय जो है हमारी जो लैंड का प्रॉब्लम था, ज़मींदारों के पास ज़्यादा लैंड थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये लाया गया था। 42nd में क्या था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे लाया गया था। इंदिरा गांधी ने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाया था और प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कम करने की बात की गई थी। और 44 में इसको अपोजिट कर दिया था, मतलब इसका अपोज कर दिया था, और जो इन्होंने अमेंडमेंट लाए थे उनको बाकी रिवर्स, मतलब वैसे ही कर दिया था, और जितनी चीज़ें मतलब जेन्युइन थी वो इन्होंने सही ठहराया था 44 अमेंडमेंट में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने जो भी रायता फैलाया था वहाँ पे, जो भी बेफालतू की चीज़ें की थी उसको कट डाउन किया था, और इमरजेंसी वगैरह को और पावरफुल बना दिया था कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसका मिसयूज़ ना कर सके। और 86 की अगर हम बात करें तो इसमें तो सिंपली बोलते हैं कि एज से लेकर के एक ही है,
है ना, कि 6 से 14 तक जो DPSP में था उसको फंडामेंटल राइट में लाने के लिए ये बात की गई है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट ही एक ऐसा है जिसमें जो है फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, मतलब जुडिशियल उसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा। और आज भी इसका स्टेटस यही है कि अगर कोई भी लॉ 9 शेड्यूल में है तो अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसको हम कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने ये बोला है कि अगर वो किसी भी ऐसे मतलब जुडिशियल रिव्यूज़ पे किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम करता है तो, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये भी इजी क्वेश्चन था और इसमें तो एलिमिनेशन वाला भी प्रॉब्लम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखिए ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो नेशनल लॉ कमीशन ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हमसे क्या है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो केवल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, और करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसको भी आराम से किया जा सकता था। देखिए ये तो आपको लक्ष्मीकांत में ही दिया है इसके बारे में, और ये जो है अभी रिसेंट लॉ आया है तो उसके थ्रू बनाया गया, और ये भी बहुत पहले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजिंग था तो केवल ये वाला था, इसके बारे में नहीं पता हो सकता आपको, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो ये दो तो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए थे, और ये करंट अफेयर से क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए 36 में हमसे ये तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन देखते हैं कि रियल में बड़ा है या कैसा है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड कर दिया जाता है तो जो उसने अभी तक लॉ बनाए हैं क्या वो इनवैलिड हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। कोई भी लॉ जो प्रेसिडेंट बना चुका है इलेक्शन वॉइड होने से पहले वो सारे वैलिड रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब फिर क्या पूछा है कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का अगर पोस्टपोन्ड हो जाता है, अगर कुछ जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो डिसॉल्व हो गई हैं, तो भाई ये चीज़ भी नहीं होता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व है तो वो प्रॉब्लम नहीं करती है, उसमें इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है। और फिर पूछा गया है कि बिल अगर प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट दी गई है कि प्रेसिडेंट को इस टाइम लिमिट में इसको असेंट देना ही है। भाई ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, वीटो पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। तो आप देखिए कि तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा कोई टिपिकल नहीं था और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। ये दो सेंटेंस तो आपने हमेशा पढ़े होंगे। हाँ, ये थोड़ा नया सा पूछ लिया था, लेकिन फिर भी इसको किया जा सकता था लॉजिकली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन ही है। फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में पूछा है, जो ज़्यादातर हम लोग पढ़ते ही हैं पॉलिटी में कि क्या होती हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए अभी इन्होंने बोला है कि जब लोकसभा कोई भी फाइनेंस बिल राज्यसभा को भेजता है तो वो उसको अमेंड और रिजेक्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो उसको अमेंड और रिजेक्ट दोनों कर सकता है, जबकि मनी बिल के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। मनी बिल में केवल वो रिकमेंडेशन दे सकता है। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और फिर अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती मनी बिल पे। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि मनी बिल पे तो नहीं होगी, लेकिन फाइनेंस बिल पे हो जाएगी, ऑर्डिनरी बिल पे हो जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे भी तो ज्वाइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन ही था, बस एलिमिनेशन नहीं था, इसलिए सबको प्रॉब्लम हो गया कि भाई एलिमिनेशन नहीं, अब कैसे होंगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें हमसे बात करी गई है कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। तो देखिए कम्युनिटी जो रिजर्व होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी रिजर्व में गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला जाता है कि जो भी लोकल लोग हैं, लोकल पर्सन के लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जैसे पहले रह रहे थे वो अभी रह सकते हैं, उनके पास कोई भी उनकी एक्टिविटी को रोका नहीं जाता है। नेशनल पार्क में ऐसा किया जाता है, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। तो उन्हें हंटिंग अलाउ होगा, उन्हें जो है टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं वो, और वो जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन इसको जो गवर्न किया जाता है वो इसके द्वारा नहीं किया जाता है, गवर्न किया जाता है कम्युनिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है वहाँ पे, है ना, कम्युनिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं और बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो गलत है, यानी कि एक स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी।
ये भी अगर आप जैसे नेशनल पार्क और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में तो पढ़ते ही, अगर उसको पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसकी भी बात कर लेते हैं कि जो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शेड्यूल्ड एरिया में क्या पूछा गया है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन से कोई एरिया शेड्यूल्ड एरिया बनाना है तो ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही होगा। हाँ, तो प्रेसिडेंट ही इसके लिए ऑर्डर देता है, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को भेजता है कि ये एरिया जो है शेड्यूल एरिया बनना चाहिए, तो उसको प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि हाँ सही है तो उस रिपोर्ट को अप्रूव कर देता है, उस एरिया को शेड्यूल एरिया बना दिया जाता है। दूसरा इसने क्या बोला है कि जो लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उनको हम डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं और जो छोटे हैं उनको हम ब्लॉक लेवल पे बना देते हैं, तो ये भी सही है। और फिर इन्होंने बोला है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो उस स्टेट का होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में रिपोर्ट भेजता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, इसकी रिपोर्ट गवर्नर भेजता है और गवर्नर होम मिनिस्ट्री को नहीं भेजता है, प्रेसिडेंट को देता है। चूंकि बनाया प्रेसिडेंट के द्वारा गया है तो रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को ही देगा। तो ऑप्शन 1 और 2 होंगे तो ओनली 2 करेक्ट हो जाएंगे। ये भी इजी क्वेश्चन ही था, शेड्यूल स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें हाँ ये क्वेश्चन मान सकते हैं कि थोड़ा क्या डिफिकल्ट था, जिसको जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 4 आर्टिकल है, 16 का 4 नंबर आर्टिकल, उसमें ये बताया गया है कि अगर आपको उसमें रिजर्वेशन आप देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अंडर आर्टिकल 335 की जो एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशेंसी है वो जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब भी आप रिजर्वेशन देते हो, रिजर्वेशन दीजिए, ज़रूरी है, सोशल वेलफेयर के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके साथ हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और ऐसा आर्टिकल 335 में बोला गया है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि जो आर्टिकल 335 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो देखिए ये वर्ड तो यूज किया गया उसमें कि इफ़िशियंसी जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में क्या है ना, किसको वो बोल रहा है कि इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ उसने डिफाइन नहीं की है। तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है कि इस वर्ड को उसने डिफाइन नहीं किया है, वर्ड इंट्रोड्यूस किया है बट डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पॉलिटी के। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो पब्लिक, ये हेल्थ से रिलेटेड है कि पब्लिक सेक्टर जो होते हैं इंडिया में वो फोकस करते हैं क्यूरेटिव केयर पे, ठीक है, विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और रिहेबिलिटिव केयर। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग क्यूरेटिव में देखिए 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक जैसे विलेज लेवल पे जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, और एक फिर जो है ताल्लुक लेवल पे हॉस्पिटल होते हैं, और एक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मैंने बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्यूरेटिव भी होता है और प्रिवेंटिव भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लार्जली नहीं होता है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस होती है। जैसे कोरोना के टाइम पे अवेयरनेस भी थोड़ी बहुत बताई गई है और साथ में वैक्सीन भी लाई गई है, तो दोनों का मिक्सिंग में काम चलता है, लेकिन ज़्यादा क्यूरेटिव पे फोकस रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोलता है कि जो ये हेल्थ वाली सर्विसेज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि स्टेट गवर्नमेंट ही हेल्थ डिपार्टमेंट को मेंटेन करता है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेड जो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन किया जाए। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी करेक्ट हो जाएगा, और जब स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि दो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये चीज़, लेकिन हाँ दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल 355, देखिए 355 और 365 का यूज़ करके ही वो प्रेसिडेंट लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे 355 में ये बोला जाता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन अगर कुछ भी होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट को उससे स्टेट को उससे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा बोला गया है कि स्टेट को एग्जेम्प्ट किया जाता है लीगल काउंसिल प्रोवाइड कराने के लिए अगर कोई पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन में हेल्ड किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसको एग्जेम्प्टेड नहीं किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि अगर कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग आप उसको हेल्ड कर रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको एक लीगल काउंसिल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है कि आपको कराना पड़ेगा, आपको एग्जेम्पशन नहीं है इस चीज़ से, आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसमें बोला है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेंशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। ये बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस के सामने कोई भी जो विक्टिम मतलब जो एक्यूज्ड है, अगर वो कन्फेस करता है कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया है, तो वो एविडेंस की तरह नहीं माना जाता है। तो इसीलिए इसमें 2 सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा नहीं, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये हम लोग ज़्यादातर, देखिए पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो हम लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी फोर्थ स्टेटमेंट भी ईजिली मतलब प्रिडिक्ट किया जा सकता था, लेकिन सेकंड और थर्ड तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं हाउस के, पार्लियामेंट के हों या फिर स्टेट असेंबली के हों, वो इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड नहीं किए जाते। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि इंक्लूड किए जाते हैं, सॉरी यहाँ उल्टा पढ़ लिया, इंक्लूड नहीं किए जाते हैं वो। यहाँ पे देखिए इलेक्टेड मेंबर ही आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भी आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ प्रेसिडेंट के में नहीं होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब बात करते हैं सेकंड की। तो इन्होंने क्या बोला है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव, इसको बाद में करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, बताते हैं आपको। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एमएलए जो पांडुचेरी का है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश के एमएलए से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेशियो है पॉपुलेशन का और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट का वो पांडुचेरी का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये सही है। देखिए जब भी हम एमएलए की वोट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, अपॉन वहाँ के एमएलए उस पर्टिकुलर राज्य के, और 1/1000 आ जाता है, अपॉन में 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, तो हम एमएलए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसने वही बोला है कि अगर ये चीज़ उसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एमएलए की वैल्यू ज़्यादा होगी, वही चीज़ वो इसमें बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो इटसेल्फ ही सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को, तो ये तो ठीक है फोर्थ स्टेटमेंट। अब उसने इसमें बोला है कि जैसे मतलब एमएलए जो एमपी का है और एमएलए जो केरला का है, तो एमपी के एमएलए की वोट वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर टू केरला। तो देखिए अगर आप देखें तो केरला में जो वोट वैल्यू है एक एमएलए की वो 152 है और एमपी में 131 है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और इसके लिए क्या है, आपको ये डाटा पता होना चाहिए था, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। अब इसके बाद अगर हम, या टफ था ऐसे गए, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो एमएलए की वोट की वैल्यू है वो है 175। इसके बाद अगर हम बात करें तो एमपी की बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा तो एमपी में जो है 230 सीट्स हैं एमएलए की और वोट वैल्यू है 131। जबकि अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का अगर देखें आप तो 234 है और सीट्स हैं और उसकी जो वैल्यू है वो है 176। तो देखिए सीट इसमें 234 हैं, इसमें 288 हैं, फिर भी इसकी वैल्यू 175 है, इसकी वैल्यू 176 है। तो आप देखिए किस बेसिस पे, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इस पर। देखिए इसके नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है फिर भी वैल्यू जो इतना है, इसकी सीट इतनी है, तो एक ही वैल्यू कम हुई है, तो इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही नहीं है, इसमें वेरिएशन बहुत रहता है। एक्चुअली आप इस बेसिस पे नहीं कह सकते हो कि वहाँ की पॉपुलेशन उस टाइम पे कितनी थी 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और उसमें कितने लोग मतलब एमएलए हुए हैं उसके बेसिस पे निकलती है। तो अगर किसी स्टेट में एमएलए की ज़्यादा नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वोट बैंक कम होगी, उसके मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सीट अलॉट की जाती है। तो ये चीज़, ये स्टेटमेंट भी गलत है कि एग्जैक्टली ये हर केस में फॉलो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ओनली 1 आना चाहिए। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा गया है। ये भी न्यूज़ में था, इसमें बात चल रही थी कि हाँ इसको जो है पॉलिएस्टर का बनाया जाए, इस तरीके की कुछ बात चल रही थी, इसलिए ये न्यूज़ में था और इसीलिए इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो
तो देखिए इसमें जो पूछा गया है कि जो साइज़ क्या होना चाहिए, तो देखिए ये साइज़ जो है स्टेटमेंट गलत है। ये जो साइज़ है वो 900 mm इंटू 600 mm होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है ये 3:2 ही होना चाहिए, तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होता तो ईजिली आप कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है पॉलिटी का कि देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है सिटीजन में डाल सकें। देखिए इसका जो मेन एम था कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने का, वो ये है कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की वजह से ही हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये तो हमारा मेन एम है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट सेकंड को देखें तो इन्होंने बोला है कि 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बना सके। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों? कि बाकी सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 1949 में नहीं की गई थी। 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में करीब 3 साल का समय लगा था। एग्जैक्टली अगर देखें तो 2 साल 11 महीने ऐसे कुछ आता है, लेकिन तो इससे पहले ये बनाई गई थी। और इसकी अगर एग्जैक्टली आप डेट देखना चाहते हो तो समथिंग आई थिंक 9 अगस्त 1947 के आसपास रहेगी, है ना। तो ये डेट थी, तो ये बस यहाँ पे डेट का खेल खेला गया है। अगर आपको डेट पता होती तो आप इसको गलत कर सकते थे, और वैसे भी लॉजिकली भी कर सकते थे कि 49 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहाँ 49 में बनेगी। तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है। और फर्स्ट स्टेटमेंट अब सही होना चाहिए, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है प्रमोट करने के लिए, तो हमारे पास फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन इसको जब ऐसे, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएँ, यूपीएससी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ, तो इसका श्योरली 1 होना चाहिए, है ना। तो 1 अगर होगा तो आंसर हो जाएगा सी। पॉलिटी के इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। पेपर मतलब हार्ड था, लेकिन इतना भी नहीं था जितना हम लोग समझ रहे थे। एक्चुअली क्या है कि सब लोग पेपर देख के डर गए हैं, और इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर डिस्कशन।